बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया इफ्तिखार होते हैं। मुल्क और कौम की तरक्की में उनका किरदार नागुज़ीर है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन 15 ममालिक में शामिल है जिनकी निस्फ से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। जिस कौम के नौजवान बुलंद हौसला और कुछ कर गुजरने का अज़्म रखते हैं, वो मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करके आला इक़्तिदार के मनसब पर फाइज होती है। लेकिन नौजवान नस्ल में अगर इस हवाले से मायूसी पाई जाए तो मुस्तक़बिल तारीक हो जाता है। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के नौजवान अपने मुस्तक़बिल के हवाले से खासी परेशान और मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि मुमलिकत खुदादाद में नौजवानों को आगे बढ़ने और तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए सहूलतों से ज़्यादा मसाइल और दुश्वारियों का सामना है। नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले इमरान खान, जिनके फॉलोवर्स ही नौजवान तबका हैं, क्या उन्होंने मसाइल को सही एड्रेस किया? इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे आज के शो में। लेकिन इससे पहले हमने कुछ सॉर्ट लिए हैं नौजवान नस्ल से कि वो क्या ख्यालात रखते हैं, आइए देखते हैं। यंग यूथ के लिए तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है ना। उसका रीज़न ये है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्किल्स के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन जॉब्स जो है ना कुछ तो मिल रही हैं लेकिन कुछ तो नहीं मिल रही। अब बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए वो खुद ही अपनी चीज़ें तलाश कर रहे हैं। लाइक उनको कोई मौके फ़राहम नहीं किए जा रहे, वो खुद ही तलाश करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, भले आप वो सरकारी में ले लें, भले आप वो प्राइवेट में ले लें, किसी भी चीज़ में ले लें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बंदा उसके काबिल होता है उसके बाद भी नहीं मिलती। यहाँ टोटली सिफारिश पे काम होता है, मेरिट पे बिल्कुल भी काम नहीं होता। मतलब एक जॉब आप डिज़र्व भी करते हो तो आप उसके पूरे मायार पे पूरा उतरने के बाद भी जब तक आप पैसे नहीं दोगे या अच्छी सिफारिश नहीं होगी, तब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। अभी तक तो कुछ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जॉब रखी है हमारे लिए, क्योंकि हम इतना मतलब आगे एजुकेशन इतनी लो हो गई है इस यहाँ की कराची की कि देखा जाए कि आगे हमको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें जॉब मिलेंगी पाकिस्तान में। इन इटसेल्फ इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं और उनका विजन भी है और उनको मुझे नहीं पता कि काम करना आता ही नहीं आता, बट ख़यालात और नीयत तो मुझे साफ लगती है। तो मुझे ये लगता है कि उनको अपनी टीम लेके आनी चाहिए। और देखिए, जब टीम अपनी होती है ना तो उस पर एक भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है और फिर चीज़ें इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। यूथ के लिए तो अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा, वो काम कर रहे हैं। बट मैं कहूँगी कि इंशाल्लाह मेरी आई होप सो कि वो आगे कुछ काम करेंगे यूथ के लिए। इमरान खान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आगे हमारे 10 साल गुजरे हैं या पाकिस्तान को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, तो उसमें जो पुराने जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब मुल्क पे कर्जा इतना है कि इमरान खान कर्जा अदा करेगा या मुल्क के लिए कुछ करेगा? नहीं, एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं है, इतनी नहीं है। उन्होंने यूथ के लिए जो वादे किए थे वो अभी तक तो ऐसा कोई भी पूरा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे और घर देंगे और ये देंगे वो देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सके ना इससे पहले, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं कर सकेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नौजवानों के ख्यालात आपने सुने। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का मैं तारुफ़ करा दूँ। वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन बड़ी अहम काविश है नौजवान नस्ल के साथ इनकी वाबस्तगी भी रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवान जाफ़र और फाउंडर चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट है, एंकर पर्सन है, आज टीवी से एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे टेलीफोन लाइन पर हुनैद लाखानी साहब ज्वाइन करेंगे। पीटीआई से उनकी वाबस्तगी है, सरबरा बैतुल माल है, इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। टेलीफोन लाइन पर मुझे डॉक्टर बिलाल अहमद माहिर मुआशियात हैं और यूथ के हवाले से उन्होंने बड़े काम किए हैं, उनको भी हम कॉल पर लेंगे। रिजवान, वेलकम आपको करना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं आपको आपकी काविशों को सराहती हूँ कि नौजवानों में आपने कौमी सोच को परवान चढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है। मुझे याद है कि आपने मीडिया में सबसे पहला प्रोग्राम कैफ़े विज़न के नाम से किया था, जिसमें तमाम इश्यूज़ को, उनके विज़न को आप एड्रेस करते थे। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र नौजवानों के हवाले से आपको क्या फ़ीडबैक मिला? ये प्रोग्राम ज़्यादा पजीराई हासिल कर सका या वो वाला? नहीं, बिल्कुल पजीराई तो उस प्रोग्राम ने ज़्यादा हासिल की, क्योंकि वो अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम था कि नौजवानों के लिए आवाज़ उठी और नौजवान आते थे, बात करते थे, डायलॉग करते थे, डिबेट करते थे और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते थे, आवाज़ उठाते थे। तो ये आवाज़ उठाना एक बड़ी चीज़ है और हमने यही कहा नौजवानों से कि आप आएँ और आवाज़ उठाएं अपने हक़ के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। और हम जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं हैं, तालीम का जो हम देखते हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्कॉलरशिप का जो फुकदान है, फाइनेंस की बुनियाद पे एक पूरा तालीमी निज़ाम खड़ा हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं सबसे बड़ा मसला जो एम्प्लॉयमेंट का आज है, रोज़गार नहीं है। तो उसलिए एक बड़ी तादाद में और ख़ासतौर पर हमारे मुल्क की क्रीम नौजवानों की जो
है वो बाहर देखती है कि हम बाहर चले जाएं, तो फिर सब बाहर चले जाएंगे तो यहाँ जो है फिर इस मुल्क को कौन चलाएगा। तो हमने ये कहा कि क्या सारे ही नौजवान बाहर चले जाएंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है, सब ने यहीं रहना है, तो इसी निज़ाम को बेहतर करना है। तो ये सोच लेकर आनी नौजवानों में कि हम जिस तरह रह रहे हैं इस तरह रहना कबूल नहीं है, हम जिस तरह रहना चाहते हैं वो हम बताएंगे और उस तरह से फिर हुकूमत से करवाएंगे। तो इसी बुनियाद पे यूथ पार्लियामेंट बनाएंगे। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट का एजेंडा तो आपने बता दिया, इस हवाले से सेमिनार भी करते हैं आप, वर्कशॉप्स भी करते हैं, आपको दीगर हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से उसमें कोई मतलब आपको हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है? मैं समझता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट इज़ द ब्रिज बिटवीन यूथ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो हम एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। कभी कभी गवर्नमेंट को नौजवानों की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, कभी नौजवानों को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक ब्रिज का रोल अदा किया जाता है। अमूमन एक मिजाज है अवाम का कि हम बहुत नेगेटिव होते हैं हुकूमत के हवाले से, सही, और आप कहीं भी बैठ जाएँ तो सिर्फ बुरा भला कहने के अलावा कुछ होता नहीं है। अच्छा, तनकीद जो हो रही होती है, जो हुकूमत पे हम कर रहे होते हैं, चाहे वो मीडिया कर रही हो या किसी भी कैफ़े में आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं पे ये बात हो रही हो, उसमें तकरीबन वो दुरुस्त ही होती है। लेकिन क्या ये मसले का हल है? ये हल तो नहीं है कि हम तनकीद करते रहें। हल तो ये है कि आप गवर्नमेंट और पब्लिक जो है मिल के कोई काम करें, कोई पार्टनरशिप हो, कोई जो है वो आवाज़ उठाई जाए, डायरेक्ट सवाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, गवर्नर्स हों, सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हों, हमने सबके सामने आवाज़ उठाई है, नौजवानों को मौका दिया है, डायलॉग किया है। और हमें ये भी एक अच्छी बात है कि यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा ब्रांड है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको सब वेलकम कहते हैं। हम जब भी बात करते हैं, हमारे प्रोग्रामों में ये लोग आते हैं, डायलॉग होता है और बहुत सारे मसले भी हल हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे नौजवान दुनिया के कई मुल्कों में हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जा चुके हैं। अच्छा। उन्हें स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो और सबसे बढ़कर ये है कि आप देखें कि अब टेक्नोलॉजी का जो दौर है, पाकिस्तान में नई यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ खुलना एक बहुत बड़ी बात हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन आज जो है ये बात फिज़ा में है कि भाई लेकिन नई यूनिवर्सिटीज़ तो खुल रही हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास नहीं है, उस तरह से नहीं है। अभी मैं कुछ रिसर्च भी देख रही थी, कुछ इदारे हैं उनका, UNDP का भी देख रही थी, उसमें ये है कि 78% जो यूथ हैं जो ग्रेजुएट करके निकलते हैं वो अपनी तालीम से सेटिस्फाइड नहीं है। डिग्री मिल जाती है लेकिन उनके स्किल्स को उस तरह डेवलप नहीं किया जाता, बनाया नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, और यूथ पल्स जो है वो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं। आप देखें ना कि आपकी आबादी, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा जो है आपकी यूथ है, इतनी परसेंट 60+ आपकी यूथ है। उसके लिए अगर आप कहें कि जी इनके लिए कुछ आबादी इतनी ज़्यादा, इनके लिए उस तरह काम नहीं हो सका, तो ये तो हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है ना। देखिए, आप आने वाले 20 साल में पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, ये आज के तालीमी इदारों में चले जाएं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान कैसा होगा। ठीक है ना, बस इन्हीं लोगों ने जाके आगे संभालना है ना। तो आपने इनको क्या फैसिलिटीज़ दी हैं? अब बात सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं है, स्कूलों की आप देख लें ना, जो आप बोलते हैं कि जनाब इतने करोड़ बच्चे जो है स्कूल में ड्रॉप आउट हैं, तो अब बेस ही ख़राब है, बेस ही सिस्टम जो है वो पैसे की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। आज एक आपके घर में जो मासी भी काम करती होगी, उसका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा, ये कहाँ की बात है? तो ओवरऑल निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर जैसे मैं इस्लामाबाद की बात करूँगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूटेक ओपन हुई, एक बड़े पैमाने पर जो है पूरी दुनिया से PhDs वहाँ पे लाए गए, लेकिन कितने बच्चे वो एडमिशन वहाँ पे हो जाएंगे? बस तादाद बहुत बड़ी है ना। तो इसलिए इसको निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अपनी बेसिक एजुकेशन लेकिन बात वही है, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम गिनवा रहे हैं, क्या वहाँ पे मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है? अभी भी मेरे ख्याल में नहीं होता। नहीं, खैर देखिए, अगर मेरिट की बुनियाद पे अगर हो भी जाता है, मैं समझता हूँ कि होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, तो कितने लोगों का हो जाएगा? यानी अगर एक बैच आता है नया, तो ज़्यादा 300 बच्चे आते हैं, उसके अंदर 200 नौजवान आते हैं। इतने बड़े मुल्क के लिए 200 बच्चों का मेरिट क्या है? या जो बड़े टॉप इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसी वक्त उनको जॉब मिल जाती है, वो IBA है, वो लम्स है, लाहौर के अंदर, कराची में IBA है, तो वहाँ पर भी वहाँ पे हर साल कितने बच्चों का एडमिशन होता है? तो एक करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब लोग निकल रहे हैं, उसमें हम चंद 100 लोगों पे तो गुजारा नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो आप बात कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की, अब जब हम देखते हैं कि ग्रेजुएट होकर बच्चा निकलता है डिग्री लेके, और एक आम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा और एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का, मैं नाम नहीं लूँगी, हैं लातादाद है इस तरह हमारे
पाकिस्तान में, जब वो तो वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पर उसको रख लिया जाता है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? देखिए ये तो है फ़र्क ना, और मैं ऐसे भी बच्चों ये को जानता एहसास हूँ। महरूमी बच्चों में इतना ज़्यादा पैदा हो गया है कि आप सालाना देखें बच्चे कितनी तादाद में डिग्री होल्डर होते हैं और जॉब के लिए फिर उनके पास वैकेंसीज नहीं। मेरा पाकिस्तान के नौजवानों से बहुत इंटरेक्शन है और मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद जितना मैं नौजवानों से मिला हूँ पाकिस्तान के, इतना पाकिस्तान में कोई नहीं मिला होगा। 10,000 मेंबर्स के तो मैंने इंटरव्यू किए खाली यूथ पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूँ जो बहुत ही लोअर क्लास, मिडिल क्लास से निकले, जिन्हें जो है वो जिन्हें स्कॉलरशिप की बुनियाद पे तुर्की गए या अमेरिका गए, हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, MIT के अंदर। मैं ऐसे नौजवान को भी जानता हूँ जो एक टीचर का बच्चा है लेकिन MIT के अंदर उसने पढ़ा है, ठीक है ना, जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया की, ठीक है, और उसको अभी वो वहाँ से निकला नहीं है, उसको दुनिया भर के दरवाजे खुले हुए हैं उसकी जॉब्स के लिए। तो देखें ये तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसी उनकी तरबियत की है, उनको किस तरह पढ़ाया है। ये अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ कम के अंदर भी नौजवान निकले हैं आगे, ठीक है, बहुत आगे। ठीक है, हुनैद लाखानी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया। सर आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। हुनैद साहब, आज बड़ा अहम टॉपिक है नौजवान और उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के हवाले से। आप पर 2 जिम्मेदारियां हैं वैसे, एक तो आप इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, बैतुल माल के सरबराह भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आप उस नए पाकिस्तान का हिस्सा हैं जिसके फॉलोवर्स जो हैं वो यूथ ही हैं। आपको लगता है कि आप लोगों ने अब तक जो इक़दामात उठाए हैं वो सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि रोज़ाना कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव होती हैं और शाम को जो है सुकून की नींद आ जाती है कि दिन प्रोडक्टिव गुजरा। अच्छा, लेकिन सर एक कुछ सर्वे हम देख रहे थे, उसमें तो जो यूथ है जो कि ग्रेजुएट करके निकलती है, 78% यूथ जो है वो अनसेटिस्फाइड है जब वो यूनिवर्सिटियों से निकलती है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ना हमारी, वो उस तरह से नहीं है। डिग्री तो मिल जाती है बच्चे को, लेकिन वो उसमें जो सलाहियतें ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं होती हैं। उसकी वजह देखिए, आप जहाँ तक यूथ की बात कर रही हैं और उनकी हायर एजुकेशन की बात कर रही हैं, तो वो हमारी हायर एजुकेशन में कुछ फ्लॉज हैं जिस हमारी हायर एजुकेशन बच्चे को प्रिपेयर नहीं करती उसकी वेलबींग इम्प्रूव करने के लिए। उसकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, उसका तायुन जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल वेलबींग से नहीं होता, उसकी एक ओवरऑल लाइफ की सक्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और उसके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे हायर एजुकेशन करिकुलम के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन हुनैद साहब, जो बात आपने बताई है, क्या नौजवान नस्ल इस तरह से सोचती है जिस तरह से आप बता रहे हैं? क्योंकि आजकल तो नौजवान सिर्फ यही सोच के डिग्री लेकर निकलता है कि बस उसको 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी, जो कि उसको नहीं मिलती है। वो तो अर्निंग बेसिस पे ज्यादा। ठीक है जी, अगर पूरे 25 करोड़ अवाम जो है नौकरियां ढूंढने के लिए निकल जाएंगे तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर 5 करोड़ उनमें से कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो जिसमें वैल्यू एडिशन दूसरों को मिलती है। अब देखें, आज अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई आदमी अमेरिका के लिए ऑनलाइन काम करता है जी, तो उसमें बेनिफिट उस अमेरिकन कंपनी का भी है और उस पाकिस्तानी का भी है कि वो डॉलर्स में कमाता है और वो अमेरिकन कंपनी कम पैसे में उनको एक वर्कर मिल जाता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इस टाइप की जो जॉब्स हैं उसमें पाकिस्तान की बहुत तेजी से ग्रोथ आई है और पाकिस्तानी बच्चा जो है वो आराम से घर बैठे लाख रुपए कमा लेता है महीने के। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि जी उसको किसी दुकान में अकाउंटेंट लगना है, तो जाहिर सी बात है जब इतनी दुकानें ही नहीं है, इतनी कारोबार ही नहीं है, तो अकाउंटेंट्स की जरूरत भी कम है। सो ग्रोइंग इकोनॉमी में SMEs का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ज्यादा बिजनेसेस खुलेंगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसमें इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ठीक है सर, चूंकि आपकी यूनिवर्सिटी भी एक बड़ा नाम रखती है और बड़ी जामियात में से आती है, बाहर मुल्कों में अगर आप देखें कि बच्चा जब मतलब तालीम भी हासिल कर रहा होता है, साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है, हमारे यहाँ इस तरह की एक ट्रेंड नहीं नज़र आता, और होता भी है तो वो बच्चा जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। क्लासेस चूँकि सुबह भी होती हैं, शाम में भी होती हैं, तो इस तरह की कोई पॉलिसी कुछ आप लोगों ने प्लान किया है? देखिए, मेरी यूनिवर्सिटी में हमने स्टार्ट ही उन यूनिक प्रोग्राम से किया था, उन नीश प्रोग्राम से किया था
जिसके अंदर इंडस्ट्री में ग्रोथ थी और बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी थी। हमने जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया उस वक्त हार्डली पाकिस्तान में बिजनेस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज थी। जब हमने आईटी स्टार्ट किया तो मुझे याद है इकरा यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट वन इन लाहौर ऑफरिंग आईटी प्रोग्राम्स एंड फर्स्ट वन इन पेशावर ऑफरिंग आईटी प्रोग्राम्स एंड वन ऑफ द फ्यू इन पाकिस्तान ऑफरिंग आईटी प्रोग्राम। जब हमने फैशन डिजाइन स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में फैशन डिजाइन जो है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं था। हमने जब मीडिया स्टडीज स्टार्ट किया उस वक्त कोई भी प्राइवेट चैनल ही नहीं था। जब हमने डेवलपमेंट स्टडीज स्टार्ट किया तो उस वक्त डेवलपमेंट स्टडीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इधर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसी तरह इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स तो हमेशा और मेडिकल प्रोग्राम्स तो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहे। वो उसके बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी फोकस्ड होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर। अच्छा उनैद साहब, बात ये होती है कि चूंकि तालीमी एक सुतून होता है जिसपे जो है इमारत खड़ी की जाती है, अब गरीब नौजवान को अगर ले लें, आपके आम तालीम हो गई, फ़नी तालीम हो गई, उसके लिए जो फैसिलिटी है वो ज़रूरत के मुताबिक उसको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो उसके लिए क्या आप लोग या आप चूँकि हुकूमत में भी हैं, आप एक जामे के सरबराह भी हैं, तो उस हिसाब से क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है या क्या फैसिलिटी देते हैं आप? देखिए, मेरा हुकूमत में हायर एजुकेशन साइड से तो इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट, फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुझे पता है उसकी अनथक मेहनत इस चीज पर है कि एक करिकुलम हो पूरे पाकिस्तान में, गरीब और अमीर एक ही करिकुलम में पढ़े। और मैं समझता हूँ ये बहुत इजी है, बिकॉज जो पब्लिक सेक्टर जामियात हैं जिसपे मजबूरी होती है गरीब बच्चों के लिए कि उन्हीं में पढ़े, क्योंकि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो उन बच्चों पे उतना ही लगता है, बल्कि उससे ज्यादा लगता है जितना एक प्राइवेट सेक्टर स्कूल यूनिवर्सिटी में अखराजात होते हैं। तो अगर यही पैसा इन जामियात की सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने में हम लगाते जाएं, उसके बजाय जो असल हकदार है उसका वो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, अगर उनको ये स्कॉलरशिप्स मिल जाएं कि बेटा आपने अगर स्पेस स्टडीज करनी है या नैनो टेक्नोलॉजी पढ़नी है या बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है तो ये स्कॉलरशिप है, जाएं आप पढ़ें आपने जहाँ पढ़ना है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि बच्चे को हम कहें कि नहीं चूंकि आपके 70% है इसलिए आप जो है मेडिकल करेंगे, वो मेडिकल का चाहे आपका एक्यूमेंट हो या ना हो। सो ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपका पैशन जिस चीज में हो वही चीज बच्चे को पढ़ानी चाहिए और उसी में बच्चा जो है वो एक्सेल भी करता है और बेहतर परफॉर्म भी करता है, सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कामयाब नौजवान प्रोग्राम का आगाज़ किया, यूथ काउंसिल का क़याम हुआ, साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया था। इसका क्या फीडबैक है और इसमें नौजवान कितने मुतमईन हैं? देखिए, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में 60% एम्प्लॉयमेंट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस से आती हैं। ठीक है, चाहे वो यूरोप को ले लें आप, चाहे वो अमेरिका को ले लें, चाहे आप जापान, हांगकांग, चाइना को ले लें। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जो है वो हुकूमत का काम नहीं है देना, हुकूमत का काम मैक्रो लेवल पे ऐसा एनवायरनमेंट बना देना है कि एसएमईज ग्रो करें, उनको फंडिंग लोन्स इजीली मिल जाएं ताकि वो ग्रो करें और उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी इसी की एक लड़ी है। बच्चे जो हैं जो नौकरी ढूंढने जाते हैं उसके बजाय अगर अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा मुल्क के लिए। नई तख्लीक भी आएगी, प्रोडक्ट्स भी जो हैं एक्सपोर्टेबल ज्यादा हो जाएंगे और जॉब्स भी ज्यादा मिलेगी लोगों। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हुनैद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है नौजवान नस्ल की जो कि इस मुल्क का एक पिलर है, मुस्तकबिल के मेमार हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे बात करें तो वो नाउमीद और मायूस नज़र आते हैं, मगर अब आप सिटिंग गवर्नमेंट के साथ बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमने हमारी ये अचीवमेंट है, हम नौजवान के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रिजवान, हम मीडिया पर्सन हैं, ठीक है, हमारा भी अपना एक किरदार है, हमने उनकी एक कौमी सोच को उभारना है, उनको एक गाइडलाइन देनी है, एक डायरेक्शन देनी है, उनको उम्मीद दिलानी है।
बट अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भी और आपको भी, हम लोग को इस टॉपिक पे उस तरह बात करने का मौका नहीं मिलता है। अब रेटिंग के चक्कर भी आ गए, तो आवाम नौजवान नस्ल ना इस जगह पर भी बहुत मायूस है कि उनके लिए कोई काम किया नहीं जाता है। अभी आपने हुनैद साहब की भी बातें सुनी हैं, कितने % वो सही बात कर रहे थे वैसे? नहीं, एकेडमिक तो खैर वो ठीक कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अब बात ये है कि कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ तक मीडिया की बात आप कर रही हैं, मैं आपको बताऊँ, मैंने 5 साल यूथ शो किया और फिर मैं जिस चैनल पे करता था वो चैनल फिर क्लोज़ हो गया। उसके बाद मैं 1 साल तक चैनल्स पर घूमता रहा कि मैं एक हिट यूथ शो करता था, मैं आपके यहाँ करना चाहता हूँ, लेकिन किसी चैनल ने मुझसे कहा कि नहीं आप पॉलिटिकल प्रोग्राम कर लें लेकिन आप यूथ शो ना करें, और फिर मुझे मजबूर होके कह लें कि पॉलिटिकल शो में, करंट अफेयर में आना पड़ा। तो इस वक्त हमारे मीडिया में ना कोई बच्चों का प्रोग्राम है, ठीक है, आखिरी प्रोग्राम एक वो था बच्चे मन के सच्चे चलता था, वो उसके बाद से कोई बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, कोई यूथ शो नहीं है, इवन मैं तो देखता हूँ कोई ख़वातीन शो भी नहीं है, कोई हेल्थ शो नहीं है। बिल्कुल अभी इस कोरोना वायरस के टाइम के अंदर जो है हेल्थ शोज आए, तो जो रेटिंग्स की बात है तो वो बस करंट अफेयर और डेली की बुनियाद पे शो है कि आज सुबह से लेके शाम तक क्या हुआ उस पर रात को बात हो जाएगी, ठीक है, और अगले दिन जो है वो पुराना हो जाएगा शो। तो नौजवानों को, अब जैसे हुनैद लखानी साहब की आप बात कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए कोशिश तो है, एफर्ट्स तो हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें वो कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस पिछले 2 साल के अंदर वो अपनी बहुत पॉजिटिव बात कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो बेरोजगारी बढ़ी है, कम नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, नौजवान ज्यादा बेरोजगार हुए इन 2 सालों में बनिस्बत उससे पहले की बात की जाए। इस पेंडेमिक की वजह से भी हुआ। अगर आप पेंडेमिक से पहले की बात करें ना, फर्ज करें हम फरवरी में बैठे हैं इस वक्त और हम बात कर रहे हैं फरवरी 2020 के अंदर, तो भी हम जो है बहुत बुरी कंडीशन के अंदर हैं। मतलब हमें तो इस, मैं कहना चाहिए इस गवर्नमेंट को एहसानमंद होना चाहिए इस कोरोना वायरस का, कि जिसकी वजह से इसको सांसें मिल गई कुछ कि इन्होंने हर चीज़ की जो अपनी नाअहलियाँ या अपनी जो भी इश्यूज थे वो उसका मलबा कोरोना पे डाल दिया। तो इनको तो ये 4-5 महीने जो हैं ये ऑक्सीजन मिली है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि चीज़ें रुकी हुई थी, सही, वो उस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छा, अब हमें टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर बिलाल अहमद ने ज्वाइन कर लिया है, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर ये फरमाइएगा, इस वक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास 68 हमारी जो आबादी है उससे निफ्स से ज़ायद जो है वो यूथ है हमारी, 68% के करीब, 30 साल से कम 32% है, 15 से 20 साल की उम्र के दरमियान है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये एसेट्स हैं पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से हमने इस एसेट्स के लिए क्या काम किया अब तक? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखिए, पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं या जो पॉपुलेशन साइंस है उसके अंदर कई कंक्लूजन हैं और पाकिस्तान की कंक्लूजन बड़े ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ठीक, जो ह्यूमन कैपिटल है पाकिस्तान का 60% तो 30 साल से छोटा है, यानी कि अगर 20 करोड़ आवाम है तो तकरीबन 12 करोड़ या 12.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं, लड़के और लड़कियां जो 30 साल से छोटे हैं, और तकरीबन 24 करोड़ ऐसे हैं जो 16 साल और बिल्कुल 18 साल के हैं। सॉरी, 24 लाख तो 2.5 करोड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल 20 से 22 साल के दरमियान में हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वक्त जो कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी आबादी इससे कम है, मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड है, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंट, इन दोनों कॉन्टिनेंट को हम जमा कर लें तो यानी कि हम अब उसमें तो हमारे पास पाकिस्तानी लड़के हैं। तो इन सबको अगर इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल हमारे पास हो और वो यंग ह्यूमन कैपिटल को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ना बना पाए उसकी, तो ये हमारे पॉलिसी फेल्यूर है या पॉलिसी चैलेंज है हमारी। और इसको हम एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। सबको हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, सबको हम प्राइवेट जॉब नहीं दे सकते, लेकिन हम सबको इंगेज कर सकते हैं SME के फ्रेमवर्क के अंदर, और यही ग्लोबली सोचा गया है। इस वक्त चाइना की और दीगर कंट्रीज के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हम ये नहीं कहते कि चाइना जैसा ही मॉडल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल इशूज चेंज होते हैं, डायनामिक चेंज होती हैं, लेकिन कम से कम हम SME के जरिए काम कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसी पैरेलल इकोनॉमी जिसमें टर्की है, मलेशिया है और दूसरी जो आसियान स्टेट्स हैं जिसमें सिंगापुर भी शामिल है, ये वो पैरेलल इकोनॉमीज है जिनको हम इनके एक्सपेरिमेंट को ले सकते हैं और SME के जरिए ही लिया जा सकता है। और लेकिन सर गवर्नमेंट तो इस तरह से नहीं सोची। गवर्नमेंट तो देखिए ना, इमरान खान साहब का कामयाब नौजवान प्रोग्राम आ गया, या उन्होंने यूथ काउंसिल का क़याम कर दिया, इस तरह की चीज़ें की हैं। तो क्या उनको इन सब चीज़ों के फैक्ट्स नहीं पता है कि दुनिया जो है वो इस तरह ग्लोबली डाइवर्ट हो रही है SMEs की वजह तरफ? तो इनको पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचना चाहिए।
हेलो जी, आ रही है बिलाल साहब आपको आवाज़? जी जी, अब आई आवाज़ आपकी। आपको सवाल समझ में आया? मैं फिर नहीं, आपने ये कहा, आप शायद ये कह रही है कि हुकूमत ने जो कामयाब जवान और जी, जो एहसास प्रोग्राम की करी। मैं इन प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ, ये कितने इफेक्टेड है? देखिए, जो वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसके अंदर इमीडिएट आपको प्रोग्राम शुरू करने होते हैं जब बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं। अच्छा। यही अगर किया जाएगा तो इसी तरीके से किया जाएगा कि मखसूस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और ये प्रोग्राम शुरू करने होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म हमारा जो प्रोसीजर होगा, अब अगर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और 4.5 करोड़ लोग जिनके पास वॉशरूम एंड सैनिटेशन ना हो और तकरीबन 60% आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही हो, तो ये वो वाले बड़े मसाइल होंगे जहाँ से अगर आप एक खास पोर्शन को कामयाब प्रोग्राम के तहत उठा देंगे, लेकिन ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन या इकोनॉमिक अपलिफ्ट नहीं कर पाएगी सोसाइटी इस तरीके से। तो आपको दोबारा से सोशो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है पाकिस्तान का, उसके ऊपर जाना होगा और जहाँ पर 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और सैनिटेशन के 4.5 करोड़ लोग जिनके पास वॉशरूम की सहूलत मैसर नहीं है और वो बाहर जाते हो वॉशरूम के लिए सुबह, तो आपको ये देखना होगा कि आप किस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें कि ये सब चीजें आ जाएं। अब सफरी सहूलियात जो है वो बहुत जरूरी होती हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क में कम्युनिकेशन का निज़ाम, जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन भी है, पैसे की तरसील की कम्युनिकेशन भी है, रेलवे है, इत्तफाक की बात है पाकिस्तान का कार्गो रेलवे, इत्तफाक की बात है पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन जो हम आम आदमी जिसमें सफर करता है वो तसल्ली बख्श नहीं है और बगैर स्पीड हाई कार्गो के पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो ये वो इंस्टीट्यूशन है जिनको बनाना होगा या जिनको डेवलप करना होगा, जैसे पाकिस्तान रेलवे का खासकर। अब इस वक्त पाकिस्तान रेलवे जो है वो 60% से 70% पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। तो अब वो ये प्रोग्राम अपनी जगह पर है, लेकिन इन प्रोग्राम से अपलिफ्ट नहीं हो सकता, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है। जो दीगर जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे पीने का साफ पानी है, गवर्नेंस का निजाम है, रेलवे है, सैनिटेशन है, फूड इनसिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, उनके ऊपर भी तवज्जो देंगे तो पाकिस्तान अपलिफ्ट हो सकता है। और इन ही सेक्टर्स के अंदर SME की गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर इस वक्त तकरीबन 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अगर 60% एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है तो उसका मतलब है 12 करोड़, और अगर हम उसका 1% लेते हैं तो 12 लाख। तो क्या 12 लाख ऐसे नौजवान हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए SME या एंटरप्रेन्योरशिप या कोई छोटा कारोबार कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो कर भी सकते हो तो स्टेट के जो इदारे हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं, उनकी मार्केट है, रेलवे का निज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, वो उनको सपोर्ट नहीं करता कि वो ये काम कर सकें। बड़े बड़े कारोबार स्टेट की ही सपोर्ट से ऊपर उठते हैं। छोटा जो इंडिविजुअल है वो एक लिमिट तक ऊपर उठ सकता है, इससे ऊपर वो नहीं आ सकता। ठीक है रिजवान, बड़ी डिटेल में आपने बात सुनी है। अब जिस इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें बिलाल साहब, उस पर कौन तवज्जो देगा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पिछली गवर्नमेंट लूट मार की थी, ये गवर्नमेंट जो एहतसाब की है और यू टर्न लेने वाली है। तो मुझे बताएं ये कौन करेगा, ये प्लानिंग कब होगी? क्योंकि हमने जितने यूथ से बात की, कोई सेटिस्फाइड नहीं है इमरान खान की पॉलिसी से। जी बिल्कुल, अब हवा तो कुछ ऐसी ही चल रही है कि लोग सेटिस्फाई नहीं है। हालांकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों ने भी वोट दिया इमरान खान साहब को जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं किया था, वो भी बाहर निकले थे। लेकिन पिछले 1 साल से ज़रा मायूसी ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस से पहले, ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन हुई है फरवरी मार्च में, उससे पहले भी हमारे फाइनेंशियल हम बहुत बुरे हालात के अंदर थे। ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब खोली है इमरान खान साहब ने, और अब वो उन्होंने कहा कि उस पर भी अभी तक पॉलिसी क्लियर नहीं, उस पर भी काम रुका हुआ है। चले जितना अब बोला है, शायद ये हुकूमत आते ही बोल देते तो कुछ बेहतर हो जाता है मामला, कुछ मार्केट में कुछ सर्कल में पैसा आ जाता। हम अगर हम बात करें इस ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप देखें मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कितना एक बूम आया था और उससे बहुत सारे इदारे जो है वो खड़े हुए थे। तो मार्केट में कोई नौजवान कुछ अलग से नहीं है, तो नौजवानों को अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। नौजवान हर मिनिस्ट्री का पार्ट है। इस तरह से अभी बिलाल साहब ने बहुत बेहतर बात की कि हर मिनिस्ट्री, इरिगेशन से लेकर आप किसी भी शोबे को उठा लें, वहाँ पे फोकस करना होगा। हमारी जो ये इतनी बड़ा यूथ जो मौजूद हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, अगर हमने इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी तो यही गलत हाथों में चले जाएंगे और जाते रहें माजी के अंदर क्राइम में आ गए हैं, बुरी सोबत में चले गए। अभी आप देखिए स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ गया है, ये किस वजह से बढ़ा है? तो हमें अच्छा, फिर दूसरी बात एक और चीज़ भी है। देखें, हमें कुछ चीज़ों को और सोचना होगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है, अगर हम अमेरिकन के मॉडल को, यूरोप के मॉडल को देखते हैं
तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हर नौजवान मोटरसाइकिल खरीदे जी, ठीक है। यहाँ पे हर नौजवान की ज़रूरत है। माँ जो है वो दुआएं दे के घर से भेजती है, नौजवान को पता नहीं जिंदा आएगा नहीं आएगा, जो हाल है सड़कों के ऊपर। अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज्जतदार चल रही हो तो ज़रूरत नहीं कि एक शख्स एक फैसिलिटी की बात करें, बेसिक फैसिलिटी, बिल्कुल एक शख्स एक गाड़ी में जा रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज मौजूद हैं, तो ये सारे निज़ाम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमें ओवरऑल देखना होगा कि एक नौजवान को एक फैसिलिटी फराहम करनी होगी ताकि उसकी ज़रूरतें भी कम हो, उसको फोकस, उसका जो एजुकेशन हो, उसकी एक्सपर्टीज़ हो। और शुरू में आपके प्रोग्राम में बहुत बेहतर बात की हुनैत लखानी साहब ने ये कि हर नौजवान का अपना एक फोकस एरिया होता है कि मुझे क्या करना है। मतलब क्या पाकिस्तान का नौजवान आज ख्वाब देख रहा है कि उसे जो है वो चांद पर जाना है, उसे स्पेस शटल जो है बनानी है, वो देख ही नहीं सकता, मतलब ये ख्वाब ही नहीं देख सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम जो हैं वो हमें सोचना होगा इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे जो इमरान खान साहब लेना चाहते थे। आप यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिहाज से डॉक्टर ताउर रहमान साहब इसमें बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन चीज़ें सिर्फ बातों के अंदर हैं, वो कहीं कुछ ज़मीन पर हक़ाइक़ के तौर पे नजर आ नहीं रही। और कुछ मुझे ये भी महसूस होता है कि शायद ये जितने भी अरबाब इख्तियार लोग हैं ये पाकिस्तान को कोई बहुत छोटा मुल्क समझते हैं कि शायद हमें जो काम करना है कोई 500,000 लोगों के लिए करना है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें बहुत बड़े एक्शंस की ज़रूरत है। और दूसरा, हम जो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो 18वीं तरमीम में हम फंसे हैं कि जनाब ये सूबों के पास क्या अख्तियार है और वफाक के पास क्या अख्तियार है और लोकल गवर्नमेंट को क्या अख्तियार देने, हम अब इस अख्तियार के चक्कर में कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल साहब हमारे साथ ऑन कॉल हैं। बिलाल साहब, बात हो रही थी, रिजवान ने बड़ी एक अहम पॉइंट रेज किया है कि आज के नौजवान ने मायूस होकर ख्वाब देखना छोड़ दिया है। आपकी नज़र में क्या ये तबकाती निज़ाम ही हमारा है जो महरूमी और मिसाल को जन्म दे रहा है? माजरत के साथ आवाज कट गई थी, क्या दोबारा रिपीट किया जा सकता है? मैं ये कह रही हूँ, मेरे साथ रिजवान जाफर साहब भी मौजूद हैं। रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की कि आज के नौजवान ने ख्वाब देखना छोड़ दिया है। आप क्या समझते हैं इसकी वजह तबकाती निज़ाम है, हमारा सिस्टम है जो मिसाइल और महरूमी को जन्म दे रहा है? देखिए, वो रिजवान साहब जाफर साहब का जो नैरेटिव है वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। ख्वाब देखना छोड़ दिया है, उसकी वजह ये भी है कि जो ओवरऑल जो हमारा, बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर जो नौजवान है वो सुस्त हुआ है। और टेक्नोलॉजी ने जहाँ बहुत सारे फायदे दिए हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी दिया है कि ह्यूमन जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस के अंदर जो है वो उसकी बायोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल वो कम हुई है उसने टेक्नोलॉजी को। और यही वजह के ख्वाब देखना छोड़ दिए, तो ये एक इशू है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ख्वाब देखना ही छोड़ दिए, बल्कि इसको यूँ कहा जा सकता है ख्वाब देखना कम कर दिए गए। तो मैं इससे बिल्कुल पार्शियली एग्री करता हूँ। लेकिन आप ख्वाब देखने की ना नेचर भी तब्दील हुई है। हमारा जो नौजवान है, या हमारा जो नौजवान, या हमारा जवान, या हमारा अधेड़ उम्र, या हमारा बच्चा, या हमारी माँ, या हमारा टीचर, वो सब अब तेजी से अमीर होना चाहते हैं, या कि एक जो ख्वाब है वो तब्दील हुआ है। लेकिन सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर और सोसाइटी की मदद करना और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना वाला ख्वाब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ये बात और रिजवान जाफर की बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो इसमें भी तो हमारे सिस्टम का ही हाथ है ना कि हमने आज अपने नौजवान को जिस तरफ लगा दिया है, जिन लग्जरीज में लगा दिया है, जिन एक्सपेंसेस में लगा दिया है, एक सेहतमंदाना माहौल नहीं दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? वालिदैन है, हमारा माहौल है, या हमारे इदारे, या हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं? बिल्कुल। इसके देखिए, इस मजलिस में या इसके स्टेक होल्डर सब हैं। इसका स्टेक होल्डर यहाँ का टीचर भी है, इसका स्टेक होल्डर यहाँ का वो पुलिस वाला है जो कानून नाफिज नहीं कर सका, अदालत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारे हैं वो सब हैं। इसमें मैं भी हूँ, आम आदमी भी शामिल है। सब ने मिलकर जो है ना इस मुल्क के अंदर अपना चराग जलाना था जो नहीं जलाया। जो कॉमन आदमी, उसके पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो रोड पे कचरा फेंक सकता है, और इससे जो बड़ा आदमी है उसके पास इतना इख्तियार है कि वो मकान पे कब्जा कर सकता है, और उससे बड़ा जो है वो पार्लियामेंट पे कब्जा कर सकता है, और उससे बड़ा जो किसी और चीज पे कब्जा कर सकता है। तो जिसके पास जो इख्तियार है उसने उस तरीके से मामला के अंदर जो है वो गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी दी है जो नहीं होनी चाहिए। और इसको हल करने का तरीका यही है कि मैं अपने आप को सही करूँ। जब मैं अपने आप को सही करूंगा तो मेरा ख्याल है कि एक अरसे बाद ये स्टेट तक ऊपर चली जाएगी पोजीशन, जो करना बहुत मुश्किल है, और ये कलेक्टिवली ही करना होगा। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना होगा। बिल्कुल सही। अच्छा रिजवान, इन तमाम बातों के बावजूद जब मैं एक रिसर्च कर रही थी तो यूथ डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की अब भी ज़्यादा है, श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा है। तो एक बड़ा पॉजिटिव ये जेस्चर है
ये इसकी वजह क्या है? मतलब हमें वो पॉजिटिव चीज़ें भी तो लेकर आनी चाहिए जिसकी वजह से हम बेहतर की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। जब हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं और हम दुनिया में देखते हैं तो पाकिस्तान उसमें किसी से कम नहीं है, और हमारा लाइफस्टाइल भी इस पूरे रीजन में सबसे बेहतर है ओवरऑल। लेकिन हमें अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा महदूद करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे स्कूलों का भी एक इशू था और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने एक आवाज़ उठाई कि भाई ये जो जितने दिन स्कूल बंद रहे हैं क्या हम इसकी भी फ़ीस देंगे या नहीं देंगे। बहुत से पेरेंट्स ने नहीं दी, तो मैंने उसमें सॉल्यूशन ये दिया पेरेंट्स को। जब एक बड़ी तादाद में पेरेंट्स मुझसे मिलने आए कि भाई आप मुझे एक बात बताएं कि मेरा तो सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तान में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी चादर से बाहर पैर फैला के बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं। यानी जहाँ पे आपने 5,000 देने चाहिए पेरेंट्स को, जो उनकी लाइन बनती है, वहाँ वो 10,000 दे रहे हैं। तो मैंने बोला आप इस डिबेट के बजाय इस पैंडेमिक के बाद नए सेशन में अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन करवा दें जहाँ आपकी चादर इजाज़त देती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये थोड़ी नई बाउंड्रीज हमें क्रिएट करनी होंगी। तो हमें लग्जरी लाइफ से निकलना होगा। यकसा तालीम का जो निज़ाम मुतारिफ करवाया शफकत महमूद साहब ने, वो फिर एक अच्छी लाइन ड्रॉ करेगा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त लाइन है। लेकिन उसके लिए जो स्कूल माफिया है वो भी फिर आपको पता है वो भी एक्टिव हो चुका है। नहीं, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। खुद वो फेडरल गवर्नमेंट भी ये बात कह रही है कि इसको प्रैक्टिकल होने में जो है 4-5 साल जो है वो लगेंगे। और इसके अलावा देखिए, जो पॉजिटिव पॉइंट आप कह रही हैं बात को, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ लॉयर्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, मेडिकल में टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई है बहुत अच्छे बेहतर अंदाज के अंदर। हमारे यहाँ फ्रीलांस का काम जो है टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत बेहतर जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क हो गया है जिसमें जहाँ के नौजवान फ्रीलांस में सबसे ज़्यादा बिजनेस दुनिया से कर रहे हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो नौजवान बड़ा डायनेमिक है हमारा। यही नौजवान है जो OA लेवल्स पे हाई ग्रेड्स लेता है, दुनिया में आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम जो आ रही है वो बेसिक एजुकेशन सिस्टम पे आ रही है, जिसकी आप बात कर रही हैं। देखें, वो जो आप सवाल कर रही थी ना कि जब एक ग्रेजुएट होकर बच्चा बाहर निकलता है वो मुतमईन नहीं होता अपनी तालीम से, वो इसलिए नहीं होता कि वो इसलिए मिसफिट है क्योंकि उसकी बेस कमज़ोर है। ठीक है, वो नीचे से सही तरह से जो पढ़ के नहीं आया हुआ। तो आप पहले अपने स्कूल सिस्टम को बेहतर कर लीजिए, तो ऊपर से खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि ये हायर एजुकेशन है, ये हर एक के लिए होती भी नहीं है। सही बात ये भी नहीं है कि जैसे आप अमेरिका में, यूरोप में जाते हैं, थोड़ी कि हर बच्चा यहाँ तो नाम के लिए होता है कि जनाब मैंने जो है मास्टर्स किया हुआ है। भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए इंटर तक काफ़ी है। ठीक है, ये रिश्ते का भी मसला होता है, बेसिक एजुकेशन। अब आप चले जाएं इधर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बुरा मत मानिएगा, मैंने अक्सर मेडिकल कॉलेज में लड़कियों से पूछा भाई ये क्यों डॉक्टर बन रहे हैं जब आगे पढ़ना नहीं है तो अच्छा रिश्ता आएगा हमारा। मतलब ये सोच की बात है ना, तो मकसद आप उनका विजन देखिए। फिर अब बात ये है कि ये किस तरह के डायनामिक्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारी बेसिक अच्छी हो जाएगी तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएं लोगों को। हायर एजुकेशन के बजाय लोग बिजनेस करें, नए नए एवेन्यूज़ खोलें और वहाँ पे आगे बढ़ें। हर एक को जॉब गवर्नमेंट नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी जॉब्स नहीं है। अगर बेसिक एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, इंटर तक एक बच्चा अच्छा पढ़ लेगा, तो ज़रूरी नहीं होगा कि वो जो हम बैचलर्स की और मास्टर्स की बात करते हैं, जिन्होंने आगे पढ़ना है वो आगे जाएंगे, वरना लोग कारोबार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है डॉक्टर बिलाल साहब, आप भी समझते हैं कि तालीमी मेयार जो हमारा तनज़्ज़ुली की तरफ है, तो बेसिक मसला ही यही है? बिलाल साहब आवाज़ आ रही है? अच्छा, बिलाल साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। रिजवान, मुझे ये बताइए कि अभी एक और इशू, एक बहुत ज़्यादा इस वक्त सुसाइड का नौजवान नस्ल में एक रुझान आ गया है। ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि तवातुर के साथ यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह की बात सुनने में आ रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आपको पता होगा कि क्या मामला है। इसकी क्या वजह है? क्या टॉलरेंस नहीं है बच्चों में, बहुत मायूस हो गए, कोई उनका साइकिक प्रॉब्लम हो गया, क्या है मसला? असल में हम आज जो जिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर आए हैं, हम अमेरिका में तो लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन शायद अपने घर में लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। तो एक घर काउंसलिंग, बिल्कुल, घर में जो सबसे बड़ी काउंसलिंग जो हमेशा से रही है वो हमारा फैमिली सिस्टम रहा है। वैसे ही अब जॉइंट फैमिली सिस्टम भी ख़त्म होता जा रहा है, सिंगल फैमिली सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम जो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर एक अपने आप को तनहा महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले तो काम ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे पे बहुत तवज्जो दें
और एक उसको एज अ फ्रेंड जो है उसको उसके साथ रहें और उसको एक एहसास दें कि वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो उसको आइसोलेशन में ना जाने दें। जब जैसे जैसे नौजवान आइसोलेशन में जाते हैं तो वो उस तरफ चले जाते हैं जिसका आप इजहार करनी। कोई एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ के अंदर जहाँ वो इतने मायूस हो जाते हैं कि वो उस हाई लिमिट पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इसमें आपने वालिदैन की बात की, वहाँ काउंसलिंग की बात की, लेकिन इसमें आप असातिज़ा का भी रोल देखें ना। अगर एक बच्चा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा अपनी थीसिस जमा कराता है, वो इतना डिसहार्ट हो जाता है, किस लेवल पे वो पहुंच जाता है कि वो जो है वो 7वीं दफ़ा जो है वो अपने आप को सुसाइड करने को प्रेशर है। प्रेशर और अभी तो क्यों प्रेशर तो ग्रेड्स पेरेंट्स का, जो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, वो ग्रेड्स का भी प्रेशर पेरेंट्स का होता है कि भाई हमने तुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना पैसा लगा रहे हैं, हमें तो लाजमी टॉप ग्रेड चाहिए, हमें तो लाजमी A1 ग्रेड चाहिए। मसद आप अपने बच्चे को देखें कि आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, ग्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका ग्रेड्स का प्रेशर है। जो थीसिस की आप बात करिए उसमें जो सुसाइड के केसेस सामने आए, वो उसको बेसिकली डर था, उसको खौफ था कि उसे निकाल दिया जाएगा या वो अपने रिजल्ट्स नहीं ला पाएगा, उसको फैमिली से प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा निज़ाम को भी रिलैक्स होना चाहिए, टीचर्स को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मेंटल हालत जो है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ऑफ कोर्स फैमिली का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। और बिलाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने भी वक्त निकाला। नाज़रीन, हम कंक्लूजन पे ये पहुँचे हैं कि जब एक बच्चा अपने घर में होता है, सबसे पहली नर्सरी तो उसका अपना घर, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद वो असातिज़ा और फिर ग्रेजुअली जो है वो आगे बढ़ता जाता है। एक बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक मजबूत इन्वायरमेंट, एक दोस्ताना इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इतना भी नहीं कि वो आपसे ऊपर निकल जाए और इतना भी नहीं कि आप उसको इतना प्रेशर मिलाएं कि वो एक आखिरी हद तक चला जाए। अपने यूथ के लिए ये कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, अगर हम थोड़ा सा इसको इस पर तवज्जो दें। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।